दोस्तों, नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 4 सितंबर 2025 को केपी ओली सरकार यानी कि नेपाल की सरकार ने व्हाट्सएप समेत लगभग 26 सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया ऐप के कंपनी से कहा था कि अगर वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसके चलते नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को सभी सोशल मीडिया ऐप बंद कर दिए, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब समेत लगभग 26 ऐप थे। अब जैसे ही नेपाल की जनता को यह पता चला कि सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया गया है, सभी आक्रोशित हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अभी के युवाएं लाखों लाखों में इनकम करते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जिनको नौकरियां नहीं मिलती है, अंत में सभी को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है जो कि सोशल मीडिया से ही कमाई करते हैं। अब ऐसे में तो लोगों की कमाई नहीं हो पाएगी, सभी गरीबी की रेखा में आ जाएंगे, उनकी जिंदगी कैसे कटेगी? यही सब सोचते हुए नेपाल के जितने भी युवा थे सब धरना प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने पर सड़क पर उतर आए और सभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हाथों में किताब लिए, बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे थे और सभी की एक ही मांग थी कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप को बंद किया गया है सबको फिर से ओपन किया जाए। और साथ ही साथ लोग यह भी मांग कर रहे थे कि जितने भी भ्रष्टाचार है सभी को हटाया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी नेपाल के युवा सड़क पर उतर आए थे। 4 सितंबर से लेकर यह प्रदर्शन चल रहा था। धीरे धीरे 5 सितंबर आया, 6 सितंबर आया, 7 सितंबर आया, 8 सितंबर तक बहुत सारे युवा इकट्ठा हो गए थे। लगभग 10,000 से 12,000 युवा एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वही जो नेपाल के सेना थे अब सभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तभी जो वहाँ के डीजीपी साहब थे उन्होंने सेना को आदेश दिया कि फायरिंग की जाए। अब उनके आदेश पर जितने भी सेना थे सभी गोलीबारी करने लगे। अब उस गोलीबारी में लगभग 22 से ज़्यादा युवाओं की मौत हो गई, 3 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जब इस तरह से वहाँ पर गोलीबारी की गई, अब नेपाल के जितने भी युवा थे और आग बबूला हो गए और गुस्सा हो गए। पहले तो 10 से 12,000 की ही तादाद थी, लेकिन जब से इस तरह की घटना हुई 8 तारीख को, उसके बाद लगभग लाखों में लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा कर दिए और उसके बाद वहां पर तोड़ फोड़ शुरू हो गया। साथ ही साथ जो डीजीपी साहब थे उनको मार मार कर वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही साथ वहां के सांसद भवन को भी जला दिया गया। जितने भी वहां पर सामान थे सभी के साथ तोड़ फोड़ की गई। कल तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, आज वही प्रदर्शन हिंसक का रूप ले लेता है। मीडिया चैनल जो बच्चों के हित में बात नहीं कर रही थी, पहले से ही जो मीडिया चैनल सरकार के इशारों पर नाच रही थी, अब नेपाल के जितने भी युवा थे सब एक साथ मिलकर उस न्यूज चैनल को ही उड़ा देते हैं, आग के हवाले छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था। सभी लोग बहुत गुस्सा थे। पहले से ही नेपाल में भ्रष्टाचार फैलता ही चला जा रहा था। बहुत सारे ऐसे युवा थे जो पढ़े लिखे थे, अच्छी खासी वो लोग डिग्रियां लेकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। अब जो युवा सोशल मीडिया के जरिए कमाई कर रहे थे उन लोगों की कमाई भी अब ठप हो गई थी, क्योंकि उसी सोशल मीडिया ऐप को ही सरकार बंद कर दिए थे। और इसी गुस्से में जितने भी प्रदर्शनकारी थे कई मंत्रियों के घर भी जला दिए। बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यालय थे सभी को जला दिया गया। वही जो वित्त मंत्री विष्णु पौडेल थे उनको उन्हीं के गली में जब वो कच्चे बनियान में थे उसी हालत में दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। और यह वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों, वही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की भी जान चली गई। दरअसल झालानाथ खनाल साल 2011 में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। उनका कार्यकाल कम रहा, लेकिन राजनीति में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा। वही मंगलवार 9 सितंबर 2025 को
उनके पूरे परिवार दल्लू स्थित घर में रहा करते थे। वहीं पर प्रदर्शनकारियों ने जाकर उनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते उनकी पत्नी झुलस गई और उनकी मौत हो गई। जब झालानाथ खनाल की पत्नी अपने ही घर में झुलस गईं, तब कुछ सैनिकों ने मिलकर उनको कीर्तिपुर वन अस्पताल में ले गए। वहां पर उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। दरअसल जो झालानाथ खनाल थे, उनको पहले से ही संदेह था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो उनके घर में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे जितने भी छोटे मोटे मंत्री थे, जितने भी छोटे मोटे राजनेता थे, सभी के घरों को जला दिया गया, सभी को घर से निकाल कर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने सेना से मदद ली और सेना के मदद से ही वो दूसरे जगह चले गए सुरक्षित। लेकिन उनको इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उनके घर में ना रहने के बाद भी प्रदर्शनकारी उनके घर में इस तरह का कुछ हमला कर सकते हैं। इन्हीं सब के कारण वो अपने बेटे निर्भीक खनाल और अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़कर चले गए और घर पर छोड़ के जाने की वजह से ही उनके घर में आग लगाया गया और फिर आग में झुलसकर उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं झालानाथ खनाल की पत्नी की मौत के बाद अब लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने लोग मारे गए, 22 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, उन लोगों का क्या उन लोगों का जीवन नहीं है? जो 22 लोग मारे गए वो नेपाल के आने वाले जेनरेशन के भविष्य थे। आखिर उनको क्यों मारा गया? उनका जिंदगी नहीं था क्या? उनका जिंदगी अनमोल नहीं था? अब इस तरह के लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। वहीं जितने भी नेपाल की जनता थे, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही बिहार में पैदल यात्रा कर रहे थे। अब उस पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने एक नारा लगाया था कि वोट चोर गद्दी छोर। अब इन्हीं नारा से प्रेरित होकर नेपाल के जनता ने वहां पर एक नारा लगाया कि केपी चोर देश छोर। इस तरह के नारा वो लोग लगा रहे थे और धीरे धीरे इतना ज्यादा आंदोलन बढ़ता गया कि लोगों की संख्या लाखों में आ गई। अब लोग वहां पर बहुत तरह के कांड कर रहे हैं। कुछ लोग शॉपिंग मॉल के अंदर चले गए और वहां पर लूटमार करने लगे। शॉपिंग मॉल में जितने भी सामान थे सभी अपने मर्जी से उठा कर अपने घर ले गए। दोस्तों, ये जो घटना नेपाल में घटी है, इससे पहले भी बांग्लादेश में इसी तरह की घटनाएं घटी थी। बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना ने वहां पर यूट्यूब ऐप को बंद कर दिया था। यूट्यूब ऐप बंद करने की वजह से बांग्लादेश के जितने भी जनता थे सभी आग बबूला हो गए, सभी आक्रोशित हुए और वो लोग भी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, रोड में उतर आए, वो लोग भी आंदोलन करने लगे, प्रदर्शन करने लगे कि इस ऐप को खोला जाए। लेकिन वहां पर भी बात कुछ इस कदर से बिगड़ी कि वहां की जो शेख हसीना थी प्रधानमंत्री, उनको भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और भागकर उनको भी भारत आना पड़ा। बांग्लादेश के जनता ने कुछ ही घंटों के अंदर वहां की सरकार गिरा दी और कुछ ऐसा ही नेपाल में भी हुआ। कुछ घंटों के अंदर ही नेपाल में भी सरकार को गिरा दिया गया है। नेपाल के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, कुछ लोग तो मारे गए, कुछ लोगों का घर भी जला दिया गया। लेकिन फिलहाल में वहां के जो प्रधानमंत्री है वो देश छोड़कर भाग चुके हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।